मेरी नौकरानी रोज रात को ससुर जी की मसाज करने उनके कमरे में चली जाती और जब मैं बाहर से आवाज़ सुनती तो नौकरानी की सिसकियों की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया और मुझसे कहने लगी कि आप यह बात किसी को भी ना बताना और आज रात आप मेरी जगह मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो लाइट बंद थी और मैंने जैसे ही दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरे हाथ कस के मरोड़े और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। और मेरे ऊपर मेरा नाम गरिमा है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अजीब तरह का परिवार था। वहाँ ऐसे ऐसे काम होते थे कि जो मेरी समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरे पति और एक नौकरानी थी। इसके अलावा और कोई भी नहीं था। मेरे पति ने मुझे यह बताया था कि जो नौकरानी उनके घर में है वह उनके परिवार के सदस्य की तरह ही है और बहुत पहले से उनके यहाँ काम कर रही है। मेरे पति का नाम यश है। दरअसल मेरी और यश की लव मैरिज थी और मेरे घर वाले पहले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरा पति देखने में बीमारों के जैसा लगता था। मेरे पापा को यह यकीन था कि ज़रूर यह किसी तरह का नशा करता है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती थी कि हम दोनों की शादी बहुत अच्छे से हो जाए और मेरे मायके वाले मेरे पति का सम्मान करें, लेकिन मेरे परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने जब बहुत ज़िद की तो पापा ने मेरे पति के सामने यह शर्त रख दी कि 2 दिन हैं तुम्हारे पास, अगर तुम शादी के अच्छे इंतजाम करके इससे शादी कर पाते हो तो कर लो, वरना तीसरे दिन हम इसकी शादी कहीं और कर देंगे। फिर मेरे पति ने अपने दोस्तों की शादी कर ली। इस बात से मेरे पापा इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने मुझसे कह दिया कि अब उनके घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जबकि इधर यश के पापा इस शादी से बहुत खुश थे, वह बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। फिर जब मैं अपने ससुराल पहुंची तब मैं अपने घर की नौकरानी से मिली। उसने भी मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि फ़िक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम परेशान मत होना। यश अब दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने लगे थे, क्योंकि हमें पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। वह सुबह काम पर जाते तो सीधा रात को ही वापस आते। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी नौकरानी ही रहते थे। एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। रात होते ही मेरी नौकरानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी और उसके हाथ में एक तेल की कटोरी थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई और वह डरते हुए जा रही थी। उसके बाद उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान थी कि भला इस वक्त उसे ससुर जी के कमरे में क्या काम और यह तेल लेकर वह अंदर क्यों जा रही है। कुछ देर तो मैं बाहर ही खड़ी रही। मुझे लगा कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। लेकिन 15-20 मिनट के बाद भी जब मेरी नौकरानी वापस नहीं आई और मेरे पति काम से लौट आए तो मैं उनके लिए रात का खाना लगाने लगी। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर मेरे पति ने मुझसे कॉफ़ी की डिमांड की, इसलिए मैं कॉफ़ी बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब मैंने देखा कि नौकरानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी बंद थी। इसका मतलब यह था कि वह सो चुके थे। फिर मैं कॉफ़ी बनाकर जब वापस बर्तन रखने किचन में आई तब मैंने फिर से दोबारा यही सब देखा। इस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में चली आई। सुबह मैंने अपनी नौकरानी, जिसका नाम अनीता था, मैंने उससे पूछना चाहा, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अगले दिन फिर से यही सब होने लगा। रात होते ही वह सारे काम खत्म करके जब उसको यह लगता कि सारे घर वाले सो गए हैं तो वह तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर रात तक जागती थी, क्योंकि यश देर से घर आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे ज़्यादा परेशान कर रखा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए कमरे के पास गई और ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई।
कमरे से अनीता के हल्के हल्के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान रह गई कि आखिर यह क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने ठीक से आवाज़ सुनी तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अंदर क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा कि ज़रूर कुछ गलत है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया। तभी लाइट ऑन हुई, लेकिन यह देखकर मैं डर गई। मुझे लगा जैसे कोई आ रहा है, तो मैं तुरंत भागकर वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा यश से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन यश जब आए तो वह सोने के मूड में थे और उन्होंने मुझसे बात करने से मना कर दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि अब मैं अनीता से ही इस बारे में बात करूंगी। जब वह मेरे सामने बैठकर आटा गूंथ रही थी और मैं बर्तन धो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने जाती हो और तुम्हारे हाथ में तेल की कटोरी भी थी। फिर तुमने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। मेरे मुंह से यह सब सुनकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसे मुझसे इस तरह की किसी बात की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी नौकरानी बोली कि आपके ससुर जी के पैरों में दर्द होता है, इसीलिए मैं उनके पैरों में तेल लगाने के लिए गई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन फिर दरवाज़ा अंदर से बंद करने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो अंदर चली ही गई थी। और मैं 2-3 बार जब किचन में गई तो मैंने देखा कि तुम तो अपने कमरे में थी ही नहीं। अनीता ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह वॉशरूम में गई हुई थी, इसलिए मुझे दिखाई ही नहीं दी होगी। मैंने देखा कि वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। फिर मुझसे बोली कि मुझे थोड़ी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? तो वह थोड़ा झुंझलाकर बोली कि आप बेकार ही परेशान हो रही हैं और बात बढ़ा रही हैं। इन सब बातों को छोड़िए, आज मौसम थोड़ा सा अजीब है। मुझे जिस बात का अंदाज़ा लगाना था वह मैंने मुझसे बात करके लगा लिया था। मेरी सहेली को जब मैंने यह सब बताया तो उसने मुझसे कहा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, जिसका तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी नौकरानी भी बड़ी अजीब तरह की थी। वह ज़्यादातर चुपचाप ही रहती और खूब सज धज के रहती, सुहागनों की तरह, जबकि वो कुंवारी थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ससुराल वालों की पहचान वाली एक महिला मेरे घर आई। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति तो बाहर जाकर नौकरी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ससुर ने उसे जाने ही नहीं दिया। तो मैंने कहा कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे जुदा होकर नहीं रह सकती। फिर वह बोली, और यह अनीता बेचारी, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा कि हाँ, शादी तो नहीं हुई है, लेकिन अनीता को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। खूब चूड़ियाँ पहनती है और सज धज कर रहती है। माना कि एक औरत को सिर्फ पति के लिए ही तैयार नहीं होना चाहिए, उसे अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि खुद को खूबसूरत देखकर भी इंसान को खुशी मिलती है। और फिर अनीता तो बहुत खूबसूरत भी है। अनीता ने शादी क्यों नहीं की, इस बात को लेकर उस घर में कभी कोई बात नहीं होती थी। ना ही मैंने अनीता से इसके बारे में कभी पूछा और ना ही कभी मैंने अनीता के मुंह से यह सब सुना कि क्या उसकी इच्छा नहीं होती कि उसका भी कोई पति हो। अगर वह इतने सालों से हमारे यहाँ पर नौकरानी है तो मेरे ससुर का फर्ज बनता था कि वह उसकी शादी करवाते, लेकिन मैंने अपने ससुर के मुंह से भी उसकी शादी की कभी कोई बात नहीं सुनी। 2 दिन के बाद करवा चौथ था। करवा चौथ के एक दिन पहले मैंने अपने लिए पूजा का सारा सामान मंगवा रखा था, लेकिन जब मैं पूजा का सामान ढूंढ रही थी तभी मैंने देखा कि करवा चौथ की पूजा का 2 जोड़ी सामान रखा हुआ है। मैंने सोचा इस घर में तो सिर्फ मैं ही सुहागन हूँ, फिर यह दूसरा सामान किसके लिए है। वह सामान लेकर मेरे ससुर जी आए हुए थे, तो मैंने तुरंत ही उनसे जाकर पूछा, तो वह एकदम से बोले कि दूसरा अनीता के लिए है। तभी मैंने कहा कि लेकिन अनीता तो शादीशुदा ही नहीं है। तो वह डर गए और अचानक से हंसने लगे और बोले, अरे मैं तो भूल ही गया था,
कोई बात नहीं, रख लो, अगली बार के लिए हो जाएगा। मैं हैरान थी कि इतनी बड़ी बात ससुर जी कैसे भूल गए। अनीता तो यहाँ कई सालों से है और उन्हें यह कैसे नहीं याद कि वह शादीशुदा नहीं है। यश भी वहीं खड़े हुए थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी अपना चेहरा अजीब सा बना लिया और अनीता भी इधर उधर देखने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह तीनों मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मेरी नौकरानी हर रोज़ वही काम कर रही थी। जब मैंने दोबारा पूछा तो बोली कि वो आपके ससुर जी की टांगों में दर्द ही होता रहता है। जब तक उनके पैरों की मालिश ना करी जाए तो उन्हें नींद ही नहीं आती है। पर मैं इस बात से परेशान थी कि जब सब सो जाते हैं तो उसके बाद भी यह वापस अपने कमरे में क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है। क्या यह सारी रात ही पैरों में मालिश करती रहती है? इसके अलावा न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ रही थीं जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। फिर एक दिन जब मैं अपनी नौकरानी के कमरे में अचानक से अंदर चली गई तो वह मुझे देखकर बुरी तरह से चौंक गई। लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं चौंक गई क्योंकि मेरी नौकरानी प्रेगनेंसी किट लेकर बैठी हुई थी और उसमें देखकर यह पता चल रहा था कि वह पेट से है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि दरअसल वह किसी को पसंद करती है और यह उसी का बच्चा है और वह उससे मिलने भी जाती है। अब मैं यही सोच रही थी कि पूरा दिन तो यह घर में रहती है और मेरे हिसाब से पूरी रात ससुर जी के कमरे में उनके पैरों में मसाज करती है, तो यह अपने प्रेमी से आखिर मिलने कब जाती है। मेरी शादी को भी 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैंने तो आज तक इसे कभी भी किसी से ना तो मिलते हुए देखा और ना इसके पास कोई फ़ोन है जो मैं इसे फ़ोन पर बात करते हुए भी देखती। अगर कोई इसे प्रेम करता है तो कभी तो कोई फ़ोन आता या कोई इससे मिलने आता या यह कहीं बाहर जाती। बिना बाहर जाए आखिर यह पेट से कैसे हो गई। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जब यह प्रेग्नेंट है तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे ऐसी हालत में आराम की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। एक दिन जब हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट बनाई है। ऐसे हालात में आपको फ्रूट चाट खानी चाहिए जो आपके लिए हेल्दी होगा। मेरी बात सुनकर नौकरानी घबरा गई। ससुर भी हैरान होकर देखने लगे और बोले, गरिमा, ऐसी हालत से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रही हो? तो मैंने कहा कि अनीता पेट से है ना, इसलिए कह रही थी। तभी अनीता बोली, आपको क्या हो गया है? आपसे यह किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरा तो कोई पति ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई कि कैसे मेरी नौकरानी साफ झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगी कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। खुशखबरी तो अब हमें आपकी तरफ से मिलेगी। मैं हैरानी से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उस किट में पॉजिटिव रिजल्ट ही देखा था और अनीता पेट से है, क्योंकि वह सब मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अनीता की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, वह यही कोई 30-32 साल की होगी। देखने में भी खूबसूरत थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास रहती थी। मेरे ससुर बोले, अनीता, तुम्हें अपनी बहन के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे नौकरानी डरी हुई है। वह मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगी। अब मैं समझ गई कि ज़रूर कोई बड़ी गड़बड़ है और मैंने अब यह फैसला कर लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूँगी कि आखिर इस घर में यह सब क्या चल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर अनीता को लेकर चले गए। यश भी अपना नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गए। अब मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बहुत बोर हो रही थी। हमारे घर में कोई आता भी नहीं था। हमारा घर ऐसी जगह पर था जहाँ बहुत कम लोग रहा करते थे। शाम को जब अनीता घर आई तो उसे देखकर मैं हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो और उसके गालों पर चोट के निशान भी थे। जब मैंने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ तो वह बोली,
कि वो रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, इसलिए मुझे यह चोट लग गई। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रही है और मुझसे नजरें चुरा रही है। फिर मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। मैंने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूँगी। फिर मैंने अनीता को हल्दी वाला दूध दिया और उसे कमरे में भेज दिया। थोड़ी ही देर में रात हो गई थी और मुझे जब यह यकीन हो गया कि अनीता अब गहरी नींद में सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज अनीता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने लगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सच जानना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब जब मैंने यह इरादा कर ही लिया था तो मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी नौकरानी के कपड़े पहने और हाथ में तेल की कटोरी ली और फिर अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया, क्योंकि अनीता भी अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती थी, लेकिन मैंने हल्का सा दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। फिर मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई। अभी मैं बेड के पास पहुंची ही थी कि तभी मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरा हाथ इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा था। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ कर बोले, अनीता, खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो और किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो फिर जो हाल मैंने आज दोपहर को तुम्हारा किया, उससे भी बुरा हाल मैं तुम्हारा कर दूंगा। और यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे जोर से बेड पर पटक दिया। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मेरे ससुर पानी का गिलास लेने के लिए मेज के पास गए। मेरे पास अब यही मौका था। वहाँ से भाग जाने का। मैं पूरी फुर्ती के साथ कमरे से निकल गई। पीछे से मेरे ससुर अनीता अनीता चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में पहुंच गई। यश सो रहे थे। यश के सोने के बाद ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी। अपने ससुर का यह रूप देखकर मैं तो कांप गई थी। ऊपर से इतना शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना घिनौना है। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं नौकरानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी, लेकिन उन दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। पर कुछ भी हो, आखिर अनीता थी तो मेरी सास ही, और मेरे ससुर उन पर अत्याचार कर रहे थे। अब यह अत्याचार होते हुए मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करना ही था। मैंने तुरंत ही यश को बुरी तरह से झकझोरते हुए उठाया। यश उठकर बैठ गए और वह मेरी तरफ हैरत से देखने लगे कि क्या हुआ। गरिमा, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, बस उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास अनीता अभी भी सो रही थीं। शायद दोपहर में जो अत्याचार उनके ऊपर हुआ था उसकी वजह से उनकी आंख ही नहीं खुली। फिर मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। यश और मेरी सास मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर यह सब क्या कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट जला दी। हम तीनों को एक साथ कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों अचानक से मेरे कमरे में? आखिर क्यों? यश और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी,
अब आप अपना यह ड्रामा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी हकीकत अब मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे, मैं यह नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए और कहने लगे, बेटा, यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने अपनी सास को आगे करके कहा, बताइए, क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर बोले, यह इस घर की। अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास है। मेरी बात सुनकर यश, मेरी सास और ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। तभी मेरी सास मेरे ससुर के पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना, मैंने गरिमा को कुछ भी नहीं बताया है। पता नहीं इसे यह सब कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को पकड़कर उठाया और कहा कि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आज शाम को इनकी जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप उस पर हाथ उठा रहे हैं। देर रात तक उनसे अपने पैरों की मालिश भी करवाते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे समय में ज़्यादा आराम की और आपके सेवा और प्यार की ज़रूरत है। तुम सबने मुझे धोखे में रखा। मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? मुझे गुस्से में देखकर यश ने पहले मुझे शांत कराया और फिर मुझे बिठाकर पानी पिलाया। फिर बोले कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वह बोले, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो सुनो। अनीता मेरी माँ की बहन है। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। जब मेरे नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरी माँ अनीता को इस घर में ले आई। वह इन्हें बहुत प्यार करती थी और यह भी मेरी माँ से बहुत प्यार करती थी। फिर धीरे धीरे माँ बीमार रहने लगी और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि माँ को कैंसर है, जो कि आखिरी स्टेज पर था। अनीता मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। फिर एक दिन माँ ने देखा कि उनकी आंखें सूजी हुई थीं और जब उन्होंने उनसे बहुत पूछा, तब इन्होंने माँ को रोते हुए बताया कि किस तरह से जीजा जी ने मेरे साथ गलत किया। अनीता की बात सुनकर मेरी माँ को जैसे सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा भी उस समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो पापा उनके सामने बहुत रोए और गिड़गिड़ाए और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी, लेकिन माँ ने उन्हें माफ़ करने से इनकार कर दिया। माँ ने पापा के सामने यह शर्त रखी कि मेरे मरने के बाद तुम अनीता से शादी कर लेना। पापा ने कहा कि वह अनीता से शादी कर लेंगे, लेकिन बस तुम मुझे माफ़ कर दो। माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गईं। माँ के मरने के बाद पापा ने अनीता से शादी कर ली, लेकिन पापा अनीता को वह मान सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर अनीता से शादी की थी। किसी को भी नहीं पता था कि अनीता मेरी सौतेली माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने अपनी ही साली से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई आता जाता भी नहीं था। वो जो उस दिन औरत आई थी, उसे पापा ने ही भेजा था। यह सब सुनने के बाद मैं पापा की तरफ मुड़ी तो वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में आंसू भी थे। मैं पापा के पास जाकर बोली, पापा, एक बार आपने जो गलती की थी, हो सकता है वह अनजाने में, भावना में आकर आपने की हो, लेकिन अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। अनीता उनकी बहन थी और वह उनसे कितना प्यार करती थी, और आप हैं कि उन्हें इतना दुख देते हैं, तो फिर मम्मी जी की आत्मा कैसे खुश रहती होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था, उसे पूरे सच्चे दिल से निभाएं। इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की खुशी है और अनीता की भी खुशी है। और अब तो इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है। कल जब वह दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस नन्हे मेहमान की खातिर अनीता को सच्चे दिल से अपना लीजिए।
और दुनिया की परवाह करना छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। वह बोले, गरिमा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपनी ही साली से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को तो निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने अनीता का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगी। अनीता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक तुम्हें ना जाने कितनी तकलीफ़ दी है, लेकिन तुमने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो। प्लीज़ एक महानता का काम और कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अनीता एकदम से उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, आप ऐसा ना कहें, आप तो मेरे पति हैं। मुझसे माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे नहीं लगते। आपने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। फिर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं भी बहुत खुश थी। यश बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। अब घर में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं थी। फिर 9 महीने के बाद अनीता यानी मेरी सास ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां फैल गई थीं। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर ऐसे उछल रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और यह उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर खूब सारा प्यार किया और कहने लगी कि आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और यश भी बहुत खुश है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।